नमस्कार। जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डबल इंजन सरकार ने बिलासपुर को बनाया अगला ग्रोथ इंजन, 20 साल की विकास रूपरेखा तय, मुख्यमंत्री बैठक में निर्णय। वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान में अमर अग्रवाल का कांग्रेस पर हमला, 125 दिन रोजगार गारंटी से विकसित भारत का संकल्प। बिग बैश लीग मैच में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते 2 आरोपी गिरफ्तार, सिविल लाइन पुलिस ने मोबाइल और नकदी की जब्ती। और डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं से स्कूलों में दहशत, पढ़ाई से पहले बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा बनी बड़ी चुनौती। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार ने आज यह स्पष्ट संदेश दिया है कि आने वाले दशक में बिलासपुर राज्य का अगला ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में बिलासपुर के समग्र विकास के लिए बड़े फैसले लिए गए। बैठक में सिम्स के नए अस्पताल भवन के लिए एसएस जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को पीपीपी मोड पर संचालित करने का निर्णय लिया गया। बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार हेतु डिफेंस को राशि हस्तांतरित किए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही एयरपोर्ट के अन्य विकास कार्यों एवं नाइट लैंडिंग सुविधा शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बिलासपुर में कैंसर अस्पताल हेतु टाटा मेमोरियल अस्पताल से चर्चा करने, कानन पिंडारी के सामने अंडरपास निर्माण, कोनी से बिरकोना खमतराई बहतराई मार्ग निर्माण, 24/7 जल आपूर्ति योजना की डीपीआर तैयार करने तथा अरपा साड़ा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। खारंग जलाशय में पाराघाट व्यय परिवर्तन योजना हेतु 328 करोड़ रुपए, नगर निगम क्षेत्र में अरपा नदी के एसटीपी एवं ड्रेनेज कार्य हेतु 252 करोड़ रुपए तथा शहर की जल भराव समस्या के समाधान के लिए आपदा प्रबंधन निधि से 150 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी। इस मौके पर बिलासपुर नगर निगम के 5 विधानसभा के विधायक मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में बिलासपुर का विकास दिल्ली रायपुर दोनों स्तरों के बीच प्रत्यक्ष समन्वय से आगे बढ़ेगा और योजनाओं की स्वीकृति, वित्तीय प्रावधान और क्रियान्वयन में गति लाने के निर्णय लिए गए हैं। लगभग 10 से 12 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर आगामी 20 वर्षों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिस पर चरणबद्ध तरीके से स्वीकृति मिलने के साथ ही बिलासपुर को नया स्वरूप दिया जाएगा। आने वाले 20 वर्षों में बिलासपुर समस्त सुविधाओं से परिपूर्ण नजर आएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन बिलासपुर नगर निगम एवं आसपास के क्षेत्रों के विकास को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित गई। बैठक के संबंध में बुधवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में शहर और बाहरी क्षेत्र से संचालित एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बताया कि बैठक में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की आवश्यकताओं पर गंभीर चर्चा हुई। बिलासपुर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए यह संतुलित, समावेशी एवं योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में सड़क, पुल, पुलिया, फ्लाईओवर, रिंग रोड, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ई बस सेवा, हवाई यातायात, ट्रांसपोर्ट, नगर उद्योग, पर्यटन तथा अरपा विशेष क्षेत्र विकास परियोजना से जुड़े विषयों पर बिंदुवार मंथन किया गया। इन सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने को लेकर विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति बनी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर संबंधित विभागों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विकास योजनाओं को समय सीमा में और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जा सके। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित क्षेत्र के सभी विधायक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य बिलासपुर के समग्र विकास की दिशा में ठोस और दूरगामी योजनाएं तैयार करना रहा। आज की मीटिंग टीएल की मीटिंग है। कल चूंकि रायपुर में समीक्षा बैठक थी, इसलिए मीटिंग हम लोगों ने आज ली है और इसमें शासन के जो भी महत्वपूर्ण निर्देश हैं उन निर्देशों पर चर्चा होती है। साथ में जिले की जो भी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज हैं अलग अलग विभागों की, उन पे डिस्कशन होता है। जो लेटर्स होते हैं उस पे होता है। कल बिलासपुर नगर निगम और उसके आसपास किस तरह से डेवलपमेंट हो, उसके लिए एक बैठक रायपुर में हुई थी और उसमें आने वाले समय में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पे होनी चाहिए, उसको लेकर के अच्छी एक बैठक हुई है। और साथ में यहाँ के जो डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं है ना, उसकी भी समीक्षा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय विधायक यहाँ
यहाँ के, और हमारे मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव महोदय और विभाग के अधिकारी थे बिलासपुर जिले से पूरी टीम। बिलासपुर जिले में दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। इस समस्या के विरोध में बुधवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्षद और नेता प्रतिपक्ष कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर संजय अग्रवाल को स्थिति से अवगत कराया। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कड़ाके की ठंड में ही यदि शहरवासी इस तरह पानी की समस्या से जूझ रहे हैं तो आने वाले गर्मी के दिनों में हालात कितने भयावह होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि शहर के लगभग हर क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है और लोग मजबूरी में दूषित पानी पीने को विवश है। दूषित पीने के पानी के सेवन से बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बच्चों, बुजुर्ग और महिलाओं की सेहत पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पाइपलाइन और जल स्रोतों की समय पर जांच और रख रखाव नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने प्रशासन से मांग की है कि जल आपूर्ति लाइनों की तकनीकी जांच कराई जाए और शहर में उत्पन्न पेयजल संकट को दूर करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाए। फिलहाल दूषित पानी की समस्या प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। नगर निगम में अभी पानी का बहुत ज़्यादा समस्या चल रहा है। पीने लायक पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, जिसकी समस्या को लेकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए। अभी नगर निगम में जो अमृत मिशन के नाम से योजना चालू किया गया था, जिसके द्वारा शहर के जनता को पानी देने का बड़ी बड़ी वादे किए थे, जिसमें पिछले 15 दिन से लगातार सप्लाई बंद है और उसके पहले भी कंटिन्यूस उसमें जो पानी आ रहा था, गंदा पानी आ रहा था। अधिकारियों को कंप्लेन करने के बाद उनके द्वारा बोला जा रहा है कि पानी साफ है, देखने में भले ही गंदा दिख रहा है, लेकिन हमने लैब में चेक कराया, पानी कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता के द्वारा लगातार शिकायत आ रहा है और पानी की स्थिति यह है कि कई वार्डों में टैंकर से सप्लाई हो रहा है और कई घरों में मिनरल वाटर से लोग अपना घर अभी चला रहे हैं। देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम सभी पूरे शहर में 70 वार्ड हैं, वहाँ अधिकांश वार्डों में पानी की समस्याएं हैं। पानी ड्राई हो चुका है अभी ठंडी के मौसम में, गर्मी में क्या होगा, और कई जगह गंदा पानी आ रहा है। आने वाले समय में भीषण महामारी ना हो जाए, जैसे मध्य प्रदेश में घटना घटित हुई हो, ऐसा घटना बिलासपुर क्षेत्र में भी ना हो, इसको अवगत कराते हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष एवं पार्षद दल के सभी जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर महोदय से आग्रह किया है और कमिश्नर महोदय से कि पानी की समस्या त्वरित उचित कार्यवाही करते हुए निराकरण किया जाए। देखिए, इसी बात को लेके आज हम लोग कलेक्टर साहब को और आयुक्त साहब को ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन के माध्यम से बताएं, जहां पूरे शहर में कड़ाके की ठंड है, इस कड़ाके की ठंड में भी पानी जैसी चीज के लिए पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। आज पूरे बिलासपुर शहर में पानी के टैंकर से लोगों के घर का पानी पूरा हो पा रहा है। आज 20 दिन हो गए अमृत मिशन का लाइन बंद है। अमृत मिशन के ऊपर डिपेंड होने के साथ साथ नगर निगम के द्वारा जो एक टंकी और बोर के माध्यम से वार्ड पे पानी सप्लाई होता था, उसे पूरी तरीके से मेंटेन करना बंद कर दिया गया था। अचानक से अमृत मिशन का पानी मिलना बंद होना और टंकी का पानी नहीं मिलना, शहर में हाहाकार मच गया है। बिलासपुर में वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने विकसित भारत के विजन को देश की आत्मा से जुड़ा संकल्प बताया। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल योजना नहीं, बल्कि किसान, मजदूर और गरीब वर्ग के जीवन में स्थायित्व और सम्मान लाने का प्रयास है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भ्रामक प्रचार फैलाने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। अमर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्राथमिकता हमेशा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश रही है। वीबीजी रामजी योजना इसी सोच का विस्तार है, जिसके माध्यम से ग्रामीण और कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हर हाथ को काम और हर परिवार को सम्मानजनक जीवन मिलेगा। विधायक ने बताया कि नए मसौदे में रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को अधिक आर्थिक संबल मिल सके। साथ ही मजदूरी भुगतान की समय सीमा तय करते हुए इसे 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव गरीबों के लिए भरोसे और सुरक्षा की मजबूत गारंटी है। विकसित भारत के लिए एक जो अधिनियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीबीजी रामजी कहते हैं,
उसके बारे में भ्रामक प्रचार कांग्रेस और उनके सहयोगी दल निरंतर कर रहे हैं। एक बात समझ से परे है कि जब भी विकसित भारत का नाम आता है या उसकी कार्रवाई प्रारंभ होती है या कहीं राम जी का नाम आता है तो कांग्रेस विचलित हो जाती है और जनता इनके वास्तविक चेहरों को पहचान गई। उसी के परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय कांग्रेस से क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस परिवर्तित हो गई। तो एक जो भ्रम का वातावरण है बनाने की कोशिश करती है, जनता उसको नकारती है। अगर इस अधिनियम में हम देखें तो विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में, गांव के परिप्रेक्ष्य में जो नए सुधार होने चाहिए उन सारी बातों का समावेश उसमें किया गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महात्मा गांधी के विचारों को सिर्फ नाम तक सीमित रखा। आज पार्टी में गांधी परिवार के अलावा किसी और का अस्तित्व नजर नहीं आता। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जनता को भ्रमित कर विकास विरोधी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि वीबीजी राम जी योजना को पूरी तरह पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाया गया है। डिजिटल व्यवस्था के जरिए निगरानी बढ़ाई गई है ताकि हर लाभ सही व्यक्ति पर पहुंच सके। यह योजना आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को जमीन पर उतारने का मजबूत माध्यम बनेगी। पहले जो 100 दिन का था रोजगार का, वो 125 दिन किया गया है। जो हमारे शेड्यूल ट्राइब एरिया है वहाँ 150 दिन का किया गया है। पहले पेमेंट 15 दिन में होता था, अब पेमेंट वीकली हो। पहले जितनी भी अनियमितताएं होती थी उसकी मॉनिटरिंग एआई के द्वारा, जीपीएस के द्वारा इसकी डेटाबेस अपलोड करना, तो इसमें जो करप्शन होता था या मशीनें काम करती थी, वास्तविक लाभ नहीं मिलता था, इसको भी रोकने की कोशिश की है। इसके साथ बदले हुए प्रवेश में इसमें जल संबंधी कार्य, आजीविका मिशन संबंधित कार्य, बुनियादी ढांचा और जलवायु जो आपदा आती है उसके रोकने संबंधी कार्य को फोकस किया गया है। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा, भाजपा शहर अध्यक्ष दीपक सिंह और ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहित जायसवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि जन जागरण अभियान के जरिए आम लोगों को योजनाओं की सच्चाई और उनके अधिकारों से अवगत कराया जाएगा ताकि विकसित भारत का सपना जन भागीदारी से पूरा हो सके। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 12 जनवरी से 29 जनवरी तक देश भर के साथ साथ छत्तीसगढ़ और बिलासपुर जिले में भी मनरेगा बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी तहसील से लेकर पंचायत स्तर तक आंदोलन कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए नए वीबी रामजी बिल की वास्तविकता ग्रामीण अंचलों में रहने वाले मजदूरों और ग्रामीणों तक पहुंचाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि यह बिल मनरेगा की मूल भावना के खिलाफ है और इससे ग्रामीणों को रोजगार से वंचित करने की साजिश की जा रही है। अभियान की तैयारियों को लेकर बुधवार को रायपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में सभी जिला पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तय करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं बिलासपुर में 10 जनवरी को प्रेस वार्ता कर पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके अगले दिन 11 जनवरी को शहर के गांधी चौक में उपवास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 12 जनवरी से पंचायत स्तर पर मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उन्हें इस बिल के प्रभाव के बारे में बताया जाएगा। बिलासपुर शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए कहा कि यह नया बिल ग्रामीण मजदूरों को रोजगार से दूर करने वाला है। कांग्रेस पार्टी मनरेगा और मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी और हर मजदूर की आवाज बनेगी। 100 दिन के रोजगार में गारंटी था कि 100 दिन में 80 दिन, 90 दिन, 100 दिन रोजगार मिलेगा, क्योंकि केंद्र पैसा देती थी 90%। अब ये गारंटी खत्म हो गया कि स्टेट का पैसा अलग है, सेंट्रल का पैसा अलग है। ये दोनों कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप 125 दिन करिए चाहे 150 दिन, लेकिन जो काम की विश्वसनीयता था वो खत्म हो गया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे बहुत चरमराएगा, पलायन बहुत होगा। 5 करोड़ लोगों को हर साल मनरेगा में नौकरी काम मिलता था।
देखिए, फ्री की योजना ये देखा जाता है कि फ्री की योजना दी किसको जा रही है। सरकारें कर्ज में जा रही है, फ्री की योजना बंद होनी चाहिए, लेकिन फ्री किसको दिया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। आपको कैटेगराइज करना होता है, आपको सही तरीके से ये देखना होता है कि वो सुपात्र को मिले, कुपात्र को ना मिल जाए। यदि आप फ्री भी कोई चीज़ देते हैं, अगर लगता है कि वांछनीय है तो देना चाहिए, परंतु उन लोगों को जो उसके पात्र हैं। बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में विकास की गति को और तेज करते हुए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ वार्डों और समितियों को भवन एवं सड़क जैसी सुविधाओं की सौगात दी जा रही है। मंगलवार को बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम की शुरुआत नूतन चौक स्थित पीएम श्री शासकीय स्कूल से हुई, जहाँ विधायक अमर अग्रवाल ने नए कक्ष के निर्माण का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर आधारभूत संरचना विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है और सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसके पश्चात विधायक वार्ड क्रमांक 63 पहुंचे, जहां नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यह भवन क्षेत्र के विकास की नई गाथा लिखेगा और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। उन्होंने समिति से आग्रह किया कि सामुदायिक भवन के रखरखाव की जिम्मेदारी लेते हुए इसे बेहतर स्थिति में बनाए रखने में शासन का सहयोग करे। इसके बाद विधायक सरकंडा स्थित कक्षा गुर्जर भवन पहुंचे, जहां प्रथम तल के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे भवन समाज के लिए उपयोगी साबित होते हैं और लोगों को एकजुट करने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। नवरात्रि की अष्टमी की रात मेरा सौभाग्य है कि इस अष्टमी की रात को पूजा पाठ, आराधना, भक्ति भाव से आप करो। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि खुद अगर तीर्थ न जा पाओ, खुद अगर पूजा पाठ न कर पाओ, तो जो करता है उसको प्रणाम कर लो, तो आधा ट्रांसफर हो जाता है। वो कला मेरे को आती है। जिम्मेदारी कल्याण समिति और इस कॉलोनी के रहवासियों को दे गए हैं। हमको उस पे खड़े उतारना है। ये सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। कृपया स्वल्पाहार देख रेख करे और निरंतर इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। समय में और क्या होने हैं। मेरे वार्ड में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे बड़ा सा नाली का वो है। यहाँ पे एक आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी के साथ 2-3 जगह वार्डों में जल निकासी समस्या उसके लिए भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। एक और धमतरी में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भूमिका उर्फ गीता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। वहीं दूसरी ओर सुकमा जिले में 7 महिला समेत 26 हार्डकोर सक्रिय नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया और आत्मसमर्पित सभी नक्सलियों पर 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। धमतरी में आत्मसमर्पण करने वाली भूमिका उर्फ गीता नगरी एरिया कमेटी की सदस्य एवं गोबरा LOS कमांडर के रूप में सक्रिय थी। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति धमतरी पुलिस के लगातार ऑपरेशन सिविक एक्शन कार्यक्रम और व्यापक जन जागरूकता से प्रभावित होकर उसने मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। संगठन में लंबे समय तक रहने के दौरान पारिवारिक जीवन से वंचित रहने और माओवादी विचारधारा से मोह भंग होने की बात भी उसने कही। भूमिका उर्फ गीता वर्ष 2005 से माओवादी संगठन में सक्रिय रही और ओडिशा, बीजापुर, गरियाबंद व धमतरी सहित कई जिलों में हुई मुठभेड़ में शामिल रही। उनके खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज थे। आत्मसमर्पण के बाद शासन की नीति के तहत उसे 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। वहीं सुकमा जिले में सरेंडर करने वाले 26 नक्सली मार डिवीजन PLGA और जिले के अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे तथा सुकमा, उड़ीसा और माड़ क्षेत्र की कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। सुकमा SP किरण चौहान ने कहा कि सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अभी भी सक्रिय नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने की अपील की। आज जिला सुकमा में पुलिस और CRPF द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा जिले में जो कैंप खोले गए हैं उससे प्रभावित होकर आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस 26 नक्सलियों में 7 महिला नक्सलियों का भी समावेश है।
इन 26 नक्सलियों पे 64 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जो नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं उसमें PLGA बटालियन नंबर 1, उसके अलावा प्लाटून नंबर 4 कमांडर दक्षिण बस्तर डिवीजन, उसके अलावा कंपनी नंबर 3, कंपनी नंबर 7 जो नक्सलियों की विविध संगठन है उन संगठनों की ये नक्सली है। लगातार सिविक एक्शन किए जा रहे थे और इसके अलावा ऑपरेशन भी DRG बारंबार निकल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक दबाव और प्रोत्साहन का एक मिश्रित वातावरण तैयार हुआ, जिसके क्रम में आज ये 5 लाख की इनामी नक्सली भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी इन्होंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के समक्ष। ये नगरी एरिया कमेटी सदस्य के रूप में कार्यरत थी और गोबरा LOS कमांडर भी रही है। तो इसके अतिरिक्त शासन की जो पॉलिसी है आत्मसमर्पण नीति, उसके बहुत सारे जो प्रावधान हैं उनसे प्रभावित हुए लोग। सिविक एक्शन में लगातार पम्फलेट, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाए जा रहे थे और उससे भी प्रभावित हुई। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत बुधवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस विशेष यात्रा में बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें अकेले बिलासपुर जिले के 225 हैं। स्टेशन परिसर जय श्री राम के जयघोष और भक्ति भाव से सराबोर नजर आया। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। बाजे गाजे, लोक नृत्य, तिलक, फूल माला और पुष्प वर्षा के बीच भक्तों को विदा किया गया। श्रद्धालुओं ने इसे जीवन का सौभाग्यपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर मिलना उनके लिए अविस्मरणीय है। कई श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस योजना को गरीब और साधारण परिवारों के लिए आस्था से जुड़ा वरदान बताया। उल्लेखनीय है कि श्री रामलला दर्शन आयोजन के तहत श्रद्धालुओं की यात्रा, ठहरने, मंदिर दर्शन, नाश्ता व भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों की भी टीम ट्रेन में साथी है। यह आस्था यात्रा न केवल राम भक्ति को सशक्त कर रही है, बल्कि आम जन को प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुंचाने का माध्यम भी बन रही है। अशोक चौबे है, मैं गौरेला ब्लॉक से हूँ, ग्राम पंचायत झगड़ा खान से। हम लोग जो है रामायण मंडली का 12 टीम सब उत्साह के साथ पहले पेंडर रोड गए हैं, वहाँ से मैडम के द्वारा, कलेक्टर मैडम के द्वारा, बस द्वारा बिलासपुर आए। यहाँ भी स्टेशन जैसे पहुँचे अच्छा से स्वागत किया गया, फूल माला बरसाया गया। उसके बाद हम लोग को नाश्ता है और ये दुपट्टा से स्वागत किए हैं और बढ़िया यहाँ तक हम लोग आए हैं। प्रभु श्री राम और देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए आज छत्तीसगढ़ के यानी भगवान श्री राम के ननिहाल से भक्तजन दर्शन के लिए गए हैं और ये धन्यवाद देते गए माननीय मोदी जी को, माननीय विष्णुदेव साय जी को, माननीय राजेश अग्रवाल जी को, माननीय नीलू शर्मा जी को और छत्तीसगढ़ सरकार कि उन्होंने ये श्रवण कुमार की जो भूमिका निभाई है उसके लिए छत्तीसगढ़ का जन जन उनका आभार और अभिनंदन कर रहा है। जिले के लगभग हर स्कूल में शिक्षकों की कमी सामने आ रही है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। खासकर कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक होने के कारण यह स्थिति छात्रों और अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बन गई है। कई स्कूलों में अब तक पूरा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया, जबकि प्री बोर्ड परीक्षाएं भी सर पर है। शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों को न तो समय पर विषयों की पढ़ाई मिल पा रही है और न ही प्रैक्टिकल की पर्याप्त तैयारी हो पा रही है। ऐसे में विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है और वे परीक्षा की तैयारी को लेकर असमंजस में है। इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने कहा है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है, यह बात छिपी नहीं है। हालांकि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। उन्होंने बताया है कि जहां संभव है वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि जिले में कई स्कूलों में अब भी शिक्षकों के पद खाली है। ऐसे में इस बार का परीक्षा परिणाम कैसा रहेगा, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्तमान हालत को देखते हुए ये कई लोग कहने से भी नहीं चक रहे हैं कि इस बार का रिजल्ट मानो भगवान भरोसे ही नजर आ रहा है। शिक्षक की कमी हाँ थोड़ी सी हुई है। अभी जो प्रमोशन हुआ है प्राचार्य में, उसको हमने तो लगभग कोर्स पूरा हो गया था, उसके बाद प्रमोशन हुआ है, उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा मैं जहाँ तक समझता हूँ। उसके बाद भी यदि कहीं पर प्रभाव पड़ा है तो वहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। और ये जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हैं सही है। एक बार बच्चों को ब्लू प्रिंट के आधार पर, ब्लू प्रिंट किस पार्ट से कितने अंक आएगा उस हिसाब से बच्चों को एक आइडिया हो जाएगा। उस आधार पर जो भी 10-20 रोज़ जो बचेंगे उसमें वो तैयारी कर लेंगे और उस तैयारी के आधार पर बहुत अच्छे से वो तैयारी करके अपना परीक्षा देंगे।
तो कोई उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। फेल होना पास होना ये बात नहीं है उसमें। और साथ साथ जो है एक मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इसके बाद जो है जहाँ तक रिजल्ट अच्छा आना चाहिए ऐसा आशा विश्वास है मुझको। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।